वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 स्नैपशॉट चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सारोयान। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। गाइस, ये चैप्टर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बाकी मैंने स्क्रीन पर इसके पॉइंट्स दे रखे हैं जो आप कंटिन्यू रीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्टेड एंड ऑनेस्टी। यानी ये स्टोरी दो गरीब लड़के जिनका नाम अरम और मुराद हैं और वो आर्मीनियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। वो दोनों लड़के कहाँ से बिलोंग करते हैं? आर्मीनियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। और वो जिस ट्राइब में रहते हैं, ट्राइब मीन्स एक झुंड होता है। ट्राइब जहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं सब एक ही रीति रिवाज और एक ही रहन सहन में रहने वाले लोग होते हैं, उसको ट्राइब कहते हैं। और वो जिस ट्राइब में रहते हैं उसकी मेजर क्वालिटी ये है कि वो ऑनेस्टी और ट्रस्टेड लोग हैं। यानी वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सारे सच्चे और ईमानदार लोग हैं। मतलब वो गरीब तो हैं लेकिन वो कोई भी काम गलत नहीं करते, ना कभी किसी चीज़ की चोरी करते हैं। वहाँ पे रहने वाले सारे लोग सच्चे और ईमानदार लोग हैं। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर अरम है जो 9 ईयर्स ओल्ड का है। वो अपने बिग डिज़ायर को इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि उसका कितना बड़ा ड्रीम था हॉर्स राइडिंग का। और मुराद जो 13 ईयर्स ओल्ड का है और अरम के अलावा उसे सब क्रेज़ी समझते थे, पागल समझते थे, क्योंकि मुराद की जो एक्टिविटी थी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी। इसलिए अरम के अलावा ट्राइब में रहने वाले जितने भी लोग थे सब उसे क्रेज़ी समझते थे। तो अरम बताते हैं स्टोरी में कि उनके बचपन के दिनों की बात थी। वो जिस वर्ल्ड के हिस्से में रहते थे वो उसे मिस्टीरियस ड्रीम मानते थे। यानी वो उसे रहस्यमयी ड्रीम मानते थे, सपना मानते थे जिसे वो पूरा करना चाहते थे और उन्हें लगता था कि वो पूरा भी हो सकता है। तो अरम बताता है कि एक दिन मुराद सुबह 4 बजे उनकी विंडो को टैप करता है। तो अरम उठकर देखते हैं तो वो जब देखकर खिड़की के पास जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ये इस चीज़ को देखकर कि मुराद एक वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। तो वो हॉर्स को देख के शॉक्ड नहीं होते, वो इस चीज़ को देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि मुराद के पास ये वाइट हॉर्स आया कहाँ से। तो अरम को लगता है कि हम इतने ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए तो पैसे हो नहीं सकते, तो मुराद इतना वाइट कलर का बड़ा हॉर्स खरीद कर लाया कैसे। तो उसे लगता है, उसे डाउट होता है कि कहीं मुराद ने इसको चोरी तो नहीं करा। लेकिन अरम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि मुराद इसको चोरी कैसे कर सकता है, क्योंकि हम जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं वहाँ पर रहने वाले सारे लोग ऑनेस्टेड और ट्रस्टेड है। यानी सारे सच्चे और ईमानदार लोग हैं। हम मतलब खाना तो खाएंगे लेकिन ईमानदारी का खाएंगे, चोरी नहीं कर सकते। तो मुराद से वो पूछता है, अरम मुराद से पूछता है कि तुमने कहीं ये चोरी तो नहीं करा। तो मुराद कहता है अगर तुम्हें इस घोड़े की राइडिंग करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है, तो मेरे पीछे आके इस हॉर्स पर बैठ जाओ। तो अरम को जस्ट मतलब पूरा बिलीव हो जाता है इस बात से कि हाँ मुराद ने इसको चोरी की है। तो मुराद को जस्टिफाई करते हैं कि ये चोरी नहीं हो सकता। अगर हाँ हम किसी का पैसा चोरी करके उसको खर्च कर दें या इस घोड़े को बेचकर कोई पैसा ले आए तो ये चोरी हो सकता है। मुराद ने तो इस घोड़े को राइडिंग के लिए चोरी किया है, तो ये चोरी कैसे हो सकती है? हॉर्स राइडिंग करना चोरी तो हो नहीं सकती। तो वो मुराद से कहता है कि तुम रुको, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। तुम अरम कपड़े पहनने के लिए जाता है। मुराद से कहता है ठीक है तुम जल्दी से कपड़े पहन के आओ। तो अरम कपड़े पहन के आता है और मुराद के पीछे हॉर्स पर बैठ जाता है। आगे अरम बताता है दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। यानी वो शहर के किनारे रहते थे और वो जिस जगह रहते थे, जिस कॉलोनी में रहते थे, उस जगह का नाम वॉलनट एवेन्यू था। उनके घर के पीछे कंट्री थी जिसमें विनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स थे। यानी अंगूर के पेड़ और पॉन्ड्स बने हुए थे जिसे इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था और कुछ कच्ची सड़कें भी थी। अगले 3 मिनट में वो ऑलिव एवेन्यू पहुँच जाते हैं। अरम बताते हैं कि वो हॉर्स की रनिंग को फील कर रहे थे, सुबह सुबह के जो एयर होती है उसको महसूस कर रहे थे। मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग फील हो रहा था। बाद में मुराद जो है उनका जो क्रेजीस्ट मेंबर माना गया है, मतलब मुराद को उनकी फैमिली का पागल मेंबर माना गया है, क्रेजीस्ट मेंबर माना गया है। वो सिंगिंग करने लगता है, मतलब गाना गाने लगता है और वो गाना इतनी ज़ोर से गाने लगता है कि वो चिल्ला चिल्ला के गाना मतलब रोर करने लगता है। आरम बताते हैं कि फैमिली में कोई ना कोई क्रेजीस्ट पर्सन होता है और वो क्रेजीनेस नेचुरल डिसेंडेंट होती है, यानी फैमिली में एक दूसरे से आई जाती है। मुराद से पहले उनकी फैमिली में अंकल कोसरोव थे जो क्रेज़ी थे और उनका बड़ा सिर था, बाल थे उनके ब्लैक थे, उनका जो मॉस्टिक था लार्जेस्ट मॉस्टिक था, मूछें थी जो उनकी लार्जेस्ट थी और वो शॉर्ट टेम्पर के पर्सन थे। हर एक छोटी बात पे इरिटेट हो जाते थे।
उनको कोई भी किसी चीज़ के लिए रोकता था तो वो कहते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर ध्यान ना दे। इसी क्रेजीनेस को शो करने के लिए अरम एक इंसिडेंट बताता है कि एक दिन अंकल खुसरो के घर में आग लग जाती है और अंकल खुसरो का बेटा अरग भागते हुए बार्बर शॉप पर आता है, जिसमें वो अपनी मॉस्टिक अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे होते हैं। और वो अपने फादर से यानी अंकल खुसरो से कहते हैं कि हमारे घर में आग लग गई है। तो अंकल खुसरो उसकी तरफ रिएक्ट नहीं करते और कहते हैं कि इट इज़ नो हार्म, यानी इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, इससे कुछ इस पर ध्यान ना दें। बार्बर्स भी इस बात से टेंशन में हो जाता है, तो बार भी अंकल खुसरो को कहता है कि तुम्हारा बेटा कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। तो इरिटेट हो जाते हैं अंकल खुसरो, इरिटेट हो जाते हैं और वो उस बार्बर पर पे चिल्ला के कहते हैं कि इनफ, इट इज़ नो हार्म। आगे हम बताते हैं कि जो मुराद होता है उनके अंदर नेचुरल डिसेंडेंट होता है अंकल खुसरो का, यानी अंकल खुसरो का जो क्रेजीनेस है, पागलपन है, वो मुराद के अंदर है। लेकिन मुराद के जो फादर थे ज़ोरब, वो एकदम प्रैक्टिकल इंसान थे। और हम बोलते हैं कि उनके ट्राइब में ऐसा ही होता है, एक दूसरे की क्वालिटी एक दूसरे के अंदर आ जाती है। आरम कहता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर जाए, अपने फादर पर जाए, वो बॉडी से भी जा सकता है अपने पेरेंट्स पर, नेचर से नहीं जा सकता। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो सॉल से, अपनी आत्मा से, मतलब अंदर से, हर जगह से अपने फादर पर जाए। ट्राइब में रहने वाला बच्चा पेरेंट्स के अलावा ट्राइब में रहने वाले किसी भी पर्सन पर जा सकता है। आगे अरम बोलते हैं कि वो और उसका कज़न ब्रदर मुराद हॉर्स राइडिंग को एंजॉय कर रहे थे। साथ में उनका कज़न ब्रदर मुराद सिंगिंग कर रहा था और वो कंट्री में थे। मतलब मुराद और अरम जो थे वो दोनों कंट्री में थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कंट्री के किस साइड थे, क्योंकि हॉर्स रनिंग कर रहा था, उसकी रनिंग को वो एंजॉय कर रहे थे, उसकी रनिंग को वो रोक नहीं रहे थे, हॉर्स की रनिंग को वो रोक नहीं रहे थे। तभी मुराद कहता है कि अब तुम उतर जाओ, मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करने दो। तो अरम कहता है कि क्या तुम अपनी तरह मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करने दोगे? तो मुराद कहता है ये तो घोड़े की मर्जी है कि वो तुम्हें हॉर्स राइडिंग करने देगा या नहीं। तो अरम कहता है कि क्यों नहीं देगा, वो मुझे भी तुम्हारी तरह हॉर्स राइडिंग करने देगा। तो मुराद कहता है कि देखते हैं कि वो तुम्हें हॉर्स राइडिंग करने देगा कि नहीं देगा, क्योंकि उसकी और घोड़े की, मतलब मुराद की और घोड़े की एक अच्छी अलग सी ही बॉन्डिंग है। क्यों? वो बोलते हैं कि मेरे को हॉर्स को अच्छी तरह से डील करना आता है। तो अरम कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह अच्छे से हॉर्स को डील करना आता है, हैंडल करना आता है। तो अरम मुराद के सामने यही शर्त रखता है कि मैं तभी घोड़े से नीचे उतरूँगा जब तुम अपनी तरह मुझे भी हॉर्स राइडिंग करने दोगे। तो अरम नीचे उतर जाता है, तो मुराद अपने हील से हॉर्स को किक करता है और कहता है कि वज़ीरे रन, यानी हॉर्स को रन करने के लिए कहता है। तो उसका घोड़ा रन करने लगता है और वो 2 पाथ को क्रॉस करता है, ड्राई ग्रास एंड इरीगेशन डिचेज़, यानी सूखी घास और इरीगेशन डिचेज़ यानी पॉन्ड्स होते हैं छोटे छोटे, जिसे इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो 5 मिनट बाद वो रिटर्न वापस आ जाता है वहाँ पर, और वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। वो गीला इसलिए हो जाता है क्योंकि वो पॉन्ड्स को पार करता है, पॉन्ड्स का जो पानी होता है वो उसके ऊपर आ जाता है, इसलिए वो गीला हो जाता है। नाउ दिस सन वाज कमिंग अप, यानी मॉर्निंग हो जाती है, पूरी प्रॉपर मॉर्निंग हो जाती है, और वो अब नीचे उतर जाता है घोड़े से और आराम से बोलता है कि लो अब तुम हॉर्स राइडिंग करो अकेले, और वो घोड़े को अरम को दे देता है। अब अरम छलांग मार के हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन डर इस बात का था कि घोड़ा मूव नहीं करता, द हॉर्स डिड नॉट मूव। तो मुराद उससे कहते हैं कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उस घोड़े पर किक करो वरना सब जग जाएंगे, उसकी मसल पर किक करो वरना सब जग जाएंगे। तो मुराद की तरह वो उसकी मसल पर किक करता है और उसी तरह से वो घोड़ा जल्दी से रन कर, लेकिन अरम को वो घोड़ा डील करना नहीं आता था, हैंडल करना नहीं आता था। तो वो इरिगेशन डिचेस के अलावा वो रोड पर पहुंच जाता है, वो रोड पर पहुंचकर डिकर हैलबियन के विनयार्ड पर पहुंच जाता है। अब घोड़ा जोर जोर से छलांग मार रहा होता है, वहाँ पर लगने लगे विंड्स को वो लीप कर देता है, ख़राब कर देता है। वो घोड़ा लगभग 7 विंड्स को ख़राब कर देता है और अरम उस घोड़े से गिर जाता है। मुराद उन दोनों के पीछे भागते भागते आता है और वो अरम से बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे इस घोड़े की चिंता है, इस घोड़े को ढूंढ कर लाना होगा। तो वो मुराद अरम से बोलता है कि अब हमें इनको ढूंढना पड़ेगा, इस घोड़े को ढूंढना पड़ेगा, तुम उस तरफ जाओ मैं इस तरफ जाता हूँ, मतलब हम दोनों अलग अलग रास्ते पे जाते हैं। और वो मुराद अरम से बोलता है कि अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाए तो उसके साथ अच्छा बिहेव करना, काइंड बिहेव करना और मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो आरम रोड साइड ढूंढता है, मुराद इरिगेशन डिचेस की और उस घोड़े को
अब आधे घंटे बाद मुराद को वो घोड़ा मिल जाता है और वो अरम से कहता है कि जल्दी से इस घोड़े के पीछे बैठ जाओ, सब लोग जग गए हैं। तो अरम मुराद से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तो मुराद कहता है या तो हम इसे घोड़े को छुपा देंगे या तो इसको कहीं ले जाएंगे। तो अरम को उसकी बातों से लगता है कि वो चिंता नहीं है, उसको हॉर्स की कोई चिंता नहीं है, तो वो क्या करेगा कि इसको कहीं लेके नहीं जाएगा, उसको छुपा देगा। मुराद से खुद ही कहते हैं कि इस घोड़े को अब हम कहाँ छुपाएंगे, मेरे पास एक आइडिया है। पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने दिनों से ये घोड़ा तुमने अपने पास रख रखा है। तो अरम के मन में एक बात यार ख्याल में आती है कि उसने काफ़ी दिनों से हॉर्स राइडिंग के लिए ये घोड़ा चुरा रखा होगा। वो आज सुबह मेरे पास इसलिए लेके आए क्योंकि उसे भी पता है कि मुझे भी हॉर्स राइडिंग का शौक़ है। तो मुराद अरम से बोलता है कि किसने कहा कि मैंने घोड़ा चोरी किया है। तो अरम अपना क्वेश्चन चेंज करके मुराद से बोलते हैं कि कितने दिनों से तुम इस हॉर्स की राइडिंग कर रहे हो। मुराद अरम से बोलता है कि नहीं, आज से पहले मैंने इस हॉर्स की राइडिंग कभी नहीं करी है। तो अरम कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तो मुराद कहता है नहीं, लेकिन अगर कोई तुमसे ये पूछे तो यही बताना कि आज से पहले मैंने इस हॉर्स की राइडिंग नहीं, यही हमारे लिए ठीक होगा। तो वो दोनों हॉर्स को क्वाइटली एक विनयार्ड के बान में छुपा देते हैं। और वो विनयार्ड किसका था? फेटवजियन का था। और वो बान यानी एक विनयार्ड का एक ऐसा हिस्सा जिसमें जानवरों को रखा जाता है, वो बान खाली था। तो उस बान में वो हॉर्स को छुपा देते हैं और उस बान में ओट्स और अल्फा थे जो हॉर्स उसे खा सकता था। और उस हॉर्स को वहाँ छुपा के वो दोनों घर की ओर निकल लेते हैं। अब चलते चलते मुराद अरम से बोलता है कि ये घोड़ा पहले बहुत ज़्यादा जंगली था, लेकिन मैंने इसको बहुत मुश्किल से हैंडल किया है। तो अरम मुराद से कहते हैं कि इस घोड़े को तुमने हैंडल कैसे किया। तो मुराद कहता है बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई, जिसकी वजह से ये अब मुझसे अफेक्शन में है, मतलब अच्छे से मेरे साथ बिहेव करता है। तो अरम कहता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह इस घोड़े के साथ अपनी अफेक्शन बनाता, इस घोड़े को तुम्हारी तरह डील कर पाता। तो मुराद कहता है कि अभी तुम छोटे हो, जब तुम मेरी जैसी एज के आ जाओगे, 13 ईयर्स के हो जाओगे, तो तुम भी इस घोड़े को डील कर सकोगे। अब अरम अपने घर पे पहुंचने के बाद ब्रेकफास्ट करता है। आफ्टरनून में उसके घर पे अंकल खोसरोफ आते हैं जो उसके पार्लर में बैठते हैं। पार्लर यानी एक छोटा सा कमरा होता है जिसे लिविंग रूम भी कहा जाता है। उसमें बैठकर स्मोकिंग और कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीते पीते अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। कुछ देर बाद उनके घर में एक फार्मर विजिट करता है जिसका नाम जॉन बायरो होता है। वो एक असेरियन कंट्री से बिलोंग करते थे। अब जॉन बायरो अपने घर में अकेले रहते थे और उन्होंने आर्मीनियन लैंग्वेज को भी सीख रखा था। अब अरम की मदर उनके लिए भी कॉफ़ी और सिगरेट लेके आती है। तभी जॉन बायरो अंकल खोसरोफ से कहते हैं कि उनका एक सफ़ेद रंग का घोड़ा जो पिछले महीने खो गया था और वो अब मिल नहीं रहा है, तो उन्हें समझ नहीं आता। तो अंकल खोसरोफ उनकी बात से इरिटेट हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं कि इट इज़ नो हार्म। क्या तुम्हारा घोड़ा खोया है? मैंने तो अपने पूरा घर ही खो दिया, तुम इस घोड़े के लिए रो रहे हो। तभी जॉन बायरो कहते हैं आप शहर में रहने वाले लोग हो, मेरे पास जो सुई है वो उस घोड़े के बिना अधूरा है। भी अंकल खोसरोफ उनकी बातों पर चिल्ला के बोलते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो जॉन बायरो कहते हैं कि मैं 10 मील्स वहाँ से यहाँ तक चल के आया हूँ। तो अंकल खोसरोफ चिल्ला के फिर से कहते हैं कि तुम्हारे पास पैर तो हैं। तो फार्मर फिर उनकी बातों का रिप्लाई देता है कि उनके लेफ़्ट पैर में बहुत ज़्यादा पेन है। यानी अंकल खोसरोफ से वो कहता है कि मेरे लेफ़्ट पैर में बहुत ज़्यादा पेन है। तो अंकल खोसरोफ फिर चिल्ला के कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो जॉन बायरो उनकी बात का रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि वो घोड़ा मैंने $60 में ख़रीदा था। तो अंकल खोसरोफ फिर से चिल्ला के कहते हैं कि मैं ऐसे पैसों पर थूकता हूँ, इन पैसों को मैं वैल्यू नहीं देता। अब अंकल खोसरोफ वहाँ से उठते हैं और स्क्रीन डोर को स्लैम करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनकी मदर मतलब अरम की मदर एक्सप्लेन करती है कि अंकल खोसरोफ एक जेंटल हार्टेड पर्सन है और लेकिन वो होमसिक है, यानी वो पुराने दिन और अपने पुराने घर को याद करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। तभी वो फार्मर भी वहाँ से उठ के चला जाता है और फार्मर के जाने के बाद अरम भी अपने घर से अपने कज़न ब्रदर मुराद के घर पर दौड़ के भाग के यानी जाता है। अरम दौड़ते अपने भाई मुराद के घर पर जाता है तो वो देखता है कि वो मुराद एक पीस ट्री के नीचे बैठा हुआ है और वो एक बर्ड को, यंग रॉबिन बर्ड को रिपेयर कर रहा था। यानी रॉबिन को चोट लगी हुई थी तो उसको ठीक कर रहा था, उसकी चोट को ठीक कर रहा था, उस बर्ड से बातें भी कर रहा था। तो मुराद अरम से कहता है कि क्या हुआ। तो अरम बताता है कि जॉन बायरो जिसका तुमने घोड़ा चुराया था वो फार्मर उनके घर पर विज़िट किया था, यानी उनके घर पर आए थे और वो पिछले 1 महीने पहले से अपना घोड़ा ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता, यानी अरम मुराद से कहता है कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता तब तक तुम वो घोड़ा उनको वापस नहीं करोगे।
तो मुराद कहते हैं कि तुमको ये हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए कम से कम 1 साल लग जाएंगे। तो अरम कहता है कि कोई बात नहीं, इस घोड़े को हम 1 साल तक अपने पास रखेंगे। तो मुराद ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि क्या तुम गैरोग्लिन फैमिली के मेंबर को चुराना चाहते हो, मतलब अपने पास रखना चाहते हो? ये हॉर्स अपने मालिक के पास जाएगा, अपने असली मालिक के पास जाएगा। तो अरम कहता है कि कब? तो मुराद कहते हैं कि अगले 6 मंथ तक ये घोड़ा हमारे पास रहेगा, उसके बाद ये अपने मालिक के पास चला जाएगा। तो ये बात मुराद इस रॉबिन पक्षी को उड़ाते हुए कहते हैं, यानी वो रॉबिन जिसके विंग्स पर इंजरी थी उसको उड़ाते हुए कहते हैं। वो रॉबिन पहले तो उड़ नहीं पाता, लेकिन लास्ट में वो मतलब कोशिश करते करते वो उड़ जाता है। नाउ 2 वीक्स एवरी मॉर्निंग वो दोनों ब्रदर डेली हॉर्स राइडिंग के लिए सुबह जल्दी उठते हैं और हॉर्स राइडिंग करते हैं। लेकिन हर बार की तरह अरम को वो घोड़ा नीचे गिरा देता है और कूदते कूदते ग्रेप्स वाइन को लीप कर देता है और छोटे छोटे ट्रीज़ होते हैं जो घास जो होती है उसको लीप करते हुए आगे चला जाता है। लेकिन फिर भी अरम अपनी आशा को नहीं छोड़ता, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ता। उसे विश्वास था, उसे होप था कि एक दिन वो अपने भाई मुराद की तरह उस घोड़े को चलाना सीख जाएगा, मतलब हॉर्स राइडिंग करना सीख जाएगा। अब जॉन बायरो मुराद को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उससे उसके घोड़े का नाम पूछते हैं। तो मुराद आर्मीनियन लैंग्वेज में बोलता है कि माई हार्ट। तो जॉन बायरो रिप्लाई करते हैं कि लवली नेम एंड लवली हॉर्स, यानी तुम्हारा घोड़ा बहुत प्यारा है और तुम्हारे घोड़े का नाम भी बहुत प्यारा है। लेकिन जॉन बायरो कहते हैं कि ऐसा ही घोड़ा सेम टू सेम जो कुछ महीने पहले मेरे घर से चोरी हुआ था। तो जॉन बायरो मुराद से कहते हैं कि क्या मैं इसके मुंह में झांक सकता हूँ, इस घोड़े के मुंह में झांक सकता हूँ? तो मुराद कहता है ऑफ कोर्स आप इसके मुंह में झांक सकते हैं। तो जब जॉन बायरो उसके मुंह में झांकते हैं, हॉर्स के मुंह में झांकते हैं, तो वो मुराद से कहते हैं कि इसका एक एक दांत मेरे घोड़े से मैच करता है। लेकिन जॉन बायरो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ कि तुम गैरोगेलियन फैमिली से बिलोंग करते हो। गैरोगेलियन फैमिली ऑनेस्टी और ट्रस्टेड है, मतलब वहाँ पे रहने वाले सारे लोग ईमानदार और सच्चे लोग हैं। तो ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े से हूबहू मिलता है, यानी वो घोड़ा उसका ट्विन है। तो जॉन बायरो अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं ये लाइन बोल के कि अ मैन सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज़ इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट, और ये बोलकर वो वहाँ से उसका गुड डे बोलकर वहाँ से वो चले जाते। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों जॉन बायरो के विनयार्ड में जाके उस हॉर्स को वहाँ पर रख आते हैं। तो जब वो हॉर्स को वहाँ पर रख रहे होते हैं तो उनके पीछे कुछ डॉग्स आ रहे होते हैं बिना साउंड किए हुए, मतलब वो बाक नहीं करते, उस पर भौंकते नहीं हैं, उन दोनों पर भौंकते नहीं हैं और बिना साउंड के उनके पीछे पीछे आते रहते हैं। तो अरम मुराद से कहता है कि ये कुत्ते हमारे ऊपर भौंक नहीं रहे हैं। तो मुराद उस बात का रिप्लाई देते हैं कि वो कुत्ते भौंकते, लेकिन वो इसलिए नहीं भौंक रहे क्योंकि इन कुत्तों के साथ भी मेरा अलग अंदाज़ है, इन कुत्तों के साथ भी मेरा अलग अफेक्शन है। तो मुराद उस हॉर्स को जब गुड बाय कहता है तो वो क्या करता है, उस हॉर्स के गले लगता है और अपनी नोज़ को हॉर्स की नोज़ पर लगा के उसको मतलब प्यार करता है। जैसे हमारा जो अफेक्शन होता है ना जानवरों के साथ, वैसे ही वो हॉर्स को मतलब प्यार करता है और वो वहाँ से वो दोनों मुराद और अरम वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे अरम चैप्टर में बताते हैं, स्टोरी में बताते हैं कि जिस दिन वो हॉर्स को उनके विनयार्ड में छोड़कर आए थे उसी दोपहर को वो अरम के घर पर आते हैं, सरी में हॉर्स को लगाकर आते हैं और अरम की मदर को कहते हैं कि वो घोड़ा उन्हें मिल गया है। वो घोड़ा उसे दिखाते हैं और वापस सरी में हॉर्स के साथ अपने घर चले जाते हैं। अब जॉन बायरो सोचते हैं कि वो घोड़ा कहाँ खो गया था और वो वापस विनयार्ड में कैसे आया। उन्हें उनके घोड़े का स्वभाव अलग सा लग रहा था। पहले वो घोड़ा जंगली सा था, वाइल्ड था, और अब वो घोड़ा उनमें चेंजेस नज़र आ रहे थे, उस घोड़े में उन्हें चेंजेस नज़र आ रहे थे। क्या है, वो शांत था और पहले से बेटर टेम्पर्ड का था। लेकिन वो सारी बातें भुलाकर वो गॉड को थैंक करते हैं। अब लास्ट में अरम चैप्टर में बताते हैं कि अंकल खसरो पार्लर में बैठ के इरिटेट हो जाते हैं और शाउट करते हैं, यानी चिल्लाते हैं और ज़ोर से कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा मिल गया है, रिटर्न हो गया है, मतलब तुम्हारे पास वापस आ गया है, तो अब इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, यानी इस चीज़ पर ध्यान मत दो। और यहीं से चैप्टर का एंड हो जाता है। आई होप you enjoy my explanation. Thanks for watching my video. We will meet next video with the next chapter.